नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा अटेरना गांव से 30 एकीकृत पैक हाउस का किया शुभारंभ। कहा 100 पैक हाउस से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर, 500 पैक हाउस लाएगा बदलाव। फसल उत्पादन और बागबानी में हरियाणा लाएगा क्रांति। मध्य प्रदेश द्वारा खरीफ 2022-23 उपार्जन में किया गया नया प्रावधान। धान उपार्जन में किसान स्वयं चुन सकेंगे उपार्जन केंद्र। खाद्य मंत्री ने बताया किसान को भुगतान किया जाएगा पीएफएमएस से आधार लिंक बैंक खाते में। धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 2970 और बाजरा का 2350 रुपए प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 18 नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेष केसीसी ड्राइव का करेगी आयोजन। किसानों को फसल केसीसी, पशुपालन केसीसी और मत्स्य पालन केसीसी किया जाएगा प्रदान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पिछले 3 साल में 7 करोड़ से अधिक और घरों को पहुंचाई गई पीने का पानी। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा सहित कई राज्यों ने स्वच्छ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य किया प्राप्त। 2024 तक देश के सभी 100% घरों में उपलब्ध करा दिया जाएगा पीने का पानी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फसल उत्पादन और बागबानी में हरियाणा आगे है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज जरूरत है कि किसान नई फसल की खेती करें, पैदावार में तकनीक का इस्तेमाल करें और गुणवत्तापरक उत्पादन करें। वे गुरुवार को सोनीपत के अटेरना गांव में प्रदेश भर के 30 एकीकृत पैक हाउस के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। तोमर ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रदेश भर में स्थापित 30 एकीकृत पैक हाउस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 30 पैक हाउस एफपीओ के माध्यम से प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 500 पैक हाउस बनाए हैं। 100 पैक हाउस लगने से तो हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन 500 पैक हाउस से तो प्रदेश में बागबानी के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। तोमर ने कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की चिंता करते हैं। किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,17,000 करोड़ रुपए उनके खातों में जमा करवाए हैं। रबी और खरीफ की फसलों का 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। इससे किसानों को सीधे फायदा मिल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से कदम मिलाकर चल रही है और केंद्र की 100% योजनाओं को भी प्रदेश में लागू कर रही है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हरियाणा पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है। जितनी योजना हरियाणा सरकार किसानों के लिए लेकर आई है, ये दूसरे प्रदेशों के लिए मिसाल है। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा में फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, एमएसपी पर फसलों की खरीद, मंडियों की उचित व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में एफपीओ के माध्यम से प्रदेश में पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। इससे किसानों को फायदा होगा। जेपी दलाल ने कहा कि आज प्रदेश में 11 एक्सीलेंसी सेंटर हैं, जिनके माध्यम से करोड़ों पौधे किसानों को तैयार करके दिए जा रहे हैं। हरियाणा के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने नहरों के बजट को दोगुना कर दिया है। सिंचाई के क्षेत्र में 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है। इसके साथ साथ खारे पानी के किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जिस जमीन पर पहले किसान सालाना 20 से 30 हजार रुपए आमदनी लेता था, आज झींगा पालन से 20 से 30 लाख रुपए आमदनी ले रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति मध्य प्रदेश ने बताया कि राज्य में ऐसे सभी किसान जिनको अभी तक किसी भी बैंक द्वारा केसीसी की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, उनको केसीसी की सुविधा देने हेतु दिनांक 18 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक विशेष केसीसी ड्राइव का आयोजन किया जाएगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि इसके अंतर्गत किसानों को फसल केसीसी, पशुपालन केसीसी एवं मत्स्य पालन केसीसी निर्धारित समय सीमा में प्रदान किया जाना है। अगर किसी कृषक का किसी बैंक में खाता नहीं है तो उसे भी त्वरित खोला जाएगा। कृषक समस्त दस्तावेज के साथ सीधे शाखा से संपर्क कर केसीसी हेतु आवेदन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश द्वारा खरीफ 2022-23 उपार्जन में नया प्रावधान कर अब किसानों को अपनी अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का चुनाव करने की सुविधा दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने बताया कि किसान को उनकी उपज का मूल्य का भुगतान PFMS से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। खाद्य मंत्री गुरुवार को मंत्रालय में खरीफ उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए, ज्वार 2970 और बाजरा का 2350 रुपए प्रति क्विंटल है। धान के लिए उपार्जन अवधि 28 नवंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक और ज्वार बाजरा की उपार्जन अवधि दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। खाद्य मंत्री ने बताया कि खरीफ उपार्जन 2022-23 की नीतियों में किसानों के हित एवं सुविधा को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं। अब वृद्ध एवं असक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर बायोमेट्रिक डिवाइस अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी किए जाएंगे। सत्यापन की व्यवस्था OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस से की जाएगी। गोदाम स्तरीय केंद्र पर संस्थाओं द्वारा उपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राशन का वितरण किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मुकेरिया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 साल में 7.5 करोड़ और घरों को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराने की सुविधा पहुंचाई गई है। इसमें से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार सहित कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लगभग 100% घरों तक स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराने का लक्ष्य प्राप्त किया है। 2024 तक देश के सभी 100% घरों में पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। सारे विभागों को जो पानी के विषय में काम करते थे, जितने भी अलग अलग मंत्रालय थे, उन सबको इंटीग्रेट करके एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया। आज अब जब जहां हम पानी के सभी पक्षों पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें पीने का पानी की मैं बात करूं, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं। जब काम शुरू किया था देश में केवल 16% से कुछ ज्यादा घरों तक ही पीने का पानी पहुंचता था नल के माध्यम से। हर घर तक स्वच्छ जल, उचित मात्रा में जल नियमित रूप से पहुंचे, इस संकल्प के साथ में जो काम हम कर रहे हैं, पिछले 3 साल के कालखंड में हम लगभग 7.5 करोड़ नए घरों को पीने का पानी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। गिरते भूजल की बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ये निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे निपटने के लिए केंद्र सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न राज्यों में चल रही योजनाओं के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब से सुजलाम सुफलाम योजना भूगर्भ के जल के रिचार्ज के निमित्त चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब चली। आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू कार्यक्रम चल रहा है, मिशन काकतीय तेलंगाना में चल रहा है। ऐसे अनेक कार्यक्रम देश के अनेक अलग हिस्सों में चल रहे हैं। सरकारों के अलावा NGOs भी अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। उनके चलते अगर मैं ओवरऑल पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पिछले 5 साल में 2017 के आंकड़े, 2020 के आंकड़े और 2022 के आंकड़े जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो राज्यों ने अपने अपने स्तर पर भेजी, उसको कंपाइल भारत सरकार ने किया है। तो जो ट्रेंड पानी का कम होने का था वो उल्टा होकर के जमीन के पानी की स्थिति में सुधार हुआ है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
गुरुवार को स्कॉस्ट जम्मू द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के बाबा जित्तो सभागार में देश भर के किसानों और कृषकों की सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसानों, उद्योग, उद्यमियों, विशेषज्ञों की 5 दिवसीय सभा विभिन्न हितधारकों के बीच कृषि को लाभ पहुंचाने के लिए संपर्क विकसित करने में मदद करेगी। ये उजागर करते हुए कि कृषि और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूटी की आर्थिक गति में तेजी लाने के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बदलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया गया है। किसान मेला कृषि में विविधीकरण के विषय पर प्रदर्शन और विचार विमर्श करेगा, जो न केवल हमारे कृषक समुदाय के लिए सुनिश्चित आय हेतु बल्कि भविष्य में कृषि प्रणालियों को और अधिक टिकाऊ बनाने में भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। धान बेचने के लिए अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान बेचने वाले किसानों को अग्रिम में टोकन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप किसानों का धान सुविधाजनक ढंग से खरीदने का काम हो रहा है। धान खरीद के साथ साथ लगातार कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी चल रहा है। धान खरीद सीजन के 17वें दिन शाम 5:30 बजे तक किसानों से समर्थन मूल्य पर 7,36,475 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। खाद्य विभाग ने बताया कि 1 नवंबर से चालू धान खरीदी सीजन में अब तक लगभग 2,25,815 किसानों से 7,36,475 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 1,566.61 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जीआई पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें देश भर के 108 जीआई उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। क्या खास है इस पवेलियन में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ये है जीआई पवेलियन। जी हाँ, जीआई यानी भौगोलिक पहचान वाले उत्पाद। ऐसे जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के एक प्रयत्न के रूप में देश भर में 108 जीआई उत्पादों को इस व्यापार मेले में प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से काफी संख्या में हस्तशिल्पी लाभान्वित हो पा रहे हैं। जो भारत की विरासत है उसको बचाने और बढ़ाने के लिए कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान इसमें हो रहा है और उसको फलीभूत करने का काम डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उससे जुड़े हुए सारे लोग कर रहे हैं। ये एक विरासत को बचाने का प्रयास है। मिथिला के फेमस मखाने भी इस व्यापार मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ तरह तरह के मखाने अपनी अलग ही पहचान दर्ज कराए हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मखाना को कैसे ग्लोबली एक्सप्लोर करें, इस पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हम लोग 9 फ्लेवर में मखाना यहाँ लॉन्च किए हैं। ये 9 हमारे पास फ्लेवर है। एट द सेम टाइम सर हम लोग जो है रॉ मखाना भी दे रहे हैं। अब देश में स्वदेशी खिलौनों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। लकड़ी को तराशकर एक से बढ़कर एक उत्पाद वाले वाराणसी से आए ये कलाकार इसलिए ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि इनके हाथ से बने राम दरबार को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भेंट किया था। ये आर्ट हमारी एकदम लुप्त हो गई थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट होने के कारण ये महंगा होता है। प्रधानमंत्री जी हम लोगों के ऊपर काफ़ी आर्ट पर फोकस किए और बहुत गहराई से हमारे आर्ट के बारे में उन्होंने जाना। बिहार की मधुबनी पेंटिंग भी इस जीआई के पंडाल में हर किसी को लुभा रही है। हम लोग घर तक ही सीमित थे, बाहर आ ही नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग को कोई प्रोग्राम ही नहीं मिलता था। और जो बिचौलिया लोग हैं वो हम लोग का पेंटिंग ले जाते थे और बाहर में दिल्ली में बेचते थे और पूरा कांटेक्ट बनाए थे। उन्हीं लोग को सिर्फ प्रोग्राम मिलता था, उन्हीं लोग को एग्जीबिशन मिलता था। मोदी सरकार में और जीआई के तरफ से हम लोग बहुत सारा अभी 3-4 एग्जीबिशन 2-3 महीना के अंदर में हम लोग कर लिए हैं। इसीलिए सर हम भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। देश में अपने उत्पादों के साथ साथ पैकेजिंग पर भी अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, जिसकी वजह से इनके उत्पादों की और भी ज्यादा पहचान बनने लगी है और इनके उत्पाद ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना पा रहे हैं। जीआई से हमें हर तरह से सुविधा मिली है। यहाँ पे आने का, जाने का, रहने का हर तरह से सुविधा प्राप्त हुई है
और मार्केटिंग के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जीआई ने मुझे। और जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो काला नमक राइस है, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहते हैं और उसमें जीआई की तरफ से हमें पूरी सहयोग मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से आए उत्पादों ने भी इस मेले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की झलक इस पंडाल में साफ देखी जा सकती है। जीआई पवेलियन ने जीआई धारकों को न केवल उनके उत्पादों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है, बल्कि उन्हें व्यापारिक संबंध स्थापित करने में भी सहायता की है। गौरतलब है कि आज तक देश में कुल 423 उत्पादों को जीआई के रूप में टैग किया गया है। इनमें से कुछ जीआई तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे बिना किसी फेरबदल के हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में दोनों दिन बाजरे का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बाजरा 1700 रुपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहाँ 16 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 3000 रुपए, जो कि 17 नवंबर को 3000 रुपए पर टिका रहा। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 16 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 1986 रुपए, जो कि 17 नवंबर को 4 रुपए की मामूली तेजी के बाद 1990 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 16 और 17 नवंबर को बाजरे के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 2350 रुपए पर हुए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। गुरुवार को राजकोट और लालसोट मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। सूरतगढ़ मंडी में भाव टूटे तो अलीगढ़ मंडी में भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। इसके भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5700 रुपए। 17 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5700 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में भी सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 16 और 17 नवंबर को सरसों का भाव 6450 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की ही सूरतगढ़ मंडी में 16 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6240 रुपए, जो कि 17 नवंबर को 130 रुपए टूटकर 6110 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 16 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6260 रुपए, जो कि 17 नवंबर को 40 रुपए की तेजी के बाद 6300 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी सरसों की बुआई 55,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 48,20,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 7,16,000 हेक्टेयर आगे है। बता दें, कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई कर ले, साथ ही मटर की बुआई करते रहें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर ले। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करें। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहाँ के किसान तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। जम्मू कश्मीर में बीन्स की तुड़ाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यही मटर की बुआई भी कर ले। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहे। वहाँ के किसान पालक और मेथी की बुआई करें। साथ ही शलगम भी बोए।
हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर ले, इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहे। इसके साथ ही लहसुन की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकाले, किसान धान की कटाई करे। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में मेडिकल शिक्षा की सीटों में वृद्धि होने पर खुशी जाहिर की है। मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण पिछले 8 वर्षों में मेडिकल शिक्षा की सीटों में काफी सुधार हुआ है। तमिलनाडु के तांबरम वायुसेना स्टेशन पर विभिन्न तकनीकी ट्रेंडों के योद्धाओं ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस परेड की समीक्षा एयर कमोडोर विपुल सिंह ने की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अहमदाबाद के द अंजुमन-ए इस्लाम हाई स्कूल में मुस्लिम छात्राओं ने रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। मतदान के प्रति जागरूकता के लिए छात्राओं ने ये रंगोली बनाई। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात लक्ष्य से चूकने वाले निर्यातक क्षेत्रों को राहत दी है। इसके तहत मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उन क्षेत्रों के लिए औसत निर्यात बाध्यताएं कम करने का निर्देश दिया है जिनके निर्यात में 2021-22 में 5% से अधिक की कमी आई है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह के दिल्ली स्थित ऑफिस को सील कर दिया गया है, जिससे कार्यालय में कोई प्रवेश न कर पाए। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने एटीएम हैकिंग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 लाख रुपए बरामद किए गए। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन लोगों को पकड़ा गया। महाराष्ट्र के
खोपोली इलाके के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक कार के दूसरे वाहन से टकराने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कामोठे के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। LPG सिलेंडर पर जल्दी ही QR कोड अंकित होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मौजूदा सिलेंडरों पर QR कोड चिपकाया जाएगा, जबकि नए पर इसे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सिलेंडरों की चोरी और अन्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।